अक्सर जब किसी लापता इंसान की पुलिस फाइल खुलती है ना, तो एक बहुत ही सीधा सा गणित काम करता है। इंसान घर से निकलता है, उसकी एक तय मंजिल होती है और बीच में कहीं कोई कड़ी टूट जाती है। एक बहुत ही टिपिकल पैटर्न होता है ये। बिल्कुल। लेकिन आज के समय में मतलब जब हर हाथ में एक स्मार्टफोन है, हर गली के कोने पर एक कैमरा है और आसमान में सैटेलाइट्स हर चीज रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ये माना जाता है कि कोई भी व्यक्ति बिना कोई निशान छोड़े बस हवा में गायब नहीं हो सकता। कोई ना कोई सुराग तो छूट ही जाता है। अपराध विज्ञान में हम इसे डिजिटल फुटप्रिंट्स कहते हैं। हाँ, डिजिटल परछाई। सही कहा। आज का सिस्टम डिजाइन ही ऐसे किया गया है कि इंसान का हर कदम कहीं ना कहीं रिकॉर्ड हो रहा है, चाहे वो बैंक का ट्रांजैक्शन हो या सेल टावर का पिंग हो या फिर किसी दुकान के बाहर लगा सीसीटीवी कैमरा। आधुनिक जांच एजेंसियां इसी इलेक्ट्रॉनिक परछाई के सहारे किसी भी उलझे हुए केस को सुलझाने का काम करती हैं। लेकिन फिर क्राइम की दुनिया की कुछ ऐसी फाइलें सामने आती हैं जहां ये सारे नियम, विज्ञान के सारे फॉर्मूले और तकनीक का सारा जाल अचानक पूरी तरह से फेल हो जाता है। बिल्कुल ब्लैंक। हाँ, डिजिटल परछाई अचानक एक गहरे शून्य में बदल जाती है। आज की हमारी ये गहन चर्चा एक ऐसे ही केस पर आधारित है जो आज तक भारतीय जांच एजेंसियों के लिए एक अनसुलझी और बेहद खौफनाक पहेली बना हुआ है, जो कि 2016 का दिल्ली का मामला है, राइट? जी। ब्लैक पेज इंडिया की एक बहुत ही गंभीर रिपोर्ट है हमारे पास, जो 2016 में दिल्ली में घटी 24 वर्षीय आदित्य की घटना का पूरा विवरण देती है। और आज का हमारा मकसद सिर्फ एक कहानी सुनाना नहीं है, हम उन अजीबोगरीब और विरोधाभासी सुरागों का विश्लेषण करेंगे जो इस केस को आज तक एक कोल्ड केस बनाए हुए हैं। हम ये डिकोड करेंगे कि कैसे एक जीता जागता इंसान सर्विलेंस के इस दौर में पूरी तरह से मिटाया जा सकता है। देखिए, इन सुरागों का गहराई से विश्लेषण करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जब सबूत आपस में टकराते हैं ना, मतलब एक सबूत दूसरे को काट रहा हो। बिल्कुल। जब एक सुराग दूसरे सुराग को पूरी तरह से गलत साबित करने लगता है, तभी हमें एक अपराधी के शातिर दिमाग और पुलिस जांच की असली जटिलताओं का पता चलता है। ये केस जांचकर्ताओं के लिए किसी ब्लैक होल से कम नहीं था। तो चलिए इस घटना की शुरुआत से कड़ियां जोड़ते हैं। रिपोर्ट के अनुसार आदित्य एक 24 साल का बिल्कुल साधारण युवा था। एक सामान्य नौकरी, कुछ गिने चुने दोस्त और एक परिवार जो उसकी परवाह करता था। एक टिपिकल मिडिल क्लास रूटीन। हाँ, और उसकी एक बहुत ही पक्की आदत थी, हर रात सोने से पहले अपनी माँ को कॉल करना। एक ऐसा रूटीन जो कभी नहीं टूटता था। और जब हम किसी केस की फाइल पढ़ते हैं ना, तो ये जो साधारणपन है, यही आगे चलकर सबसे ज्यादा विचलित करता है। आप जिस रूटीन की बात कर रही हैं, वो व्यवहार विज्ञान यानी बिहेवियरल साइंस में बहुत अहम भूमिका निभाता है। वो कैसे? जब हम किसी के रूटीन को देखते हैं, तो वो सिर्फ एक आदत नहीं होती, वो इंसान के अवचेतन मन का एक सेफ जोन होता है, एक सुरक्षित दायरा। बिल्कुल। जब कोई व्यक्ति हर रात एक ही समय पर एक ही इंसान से बात करता है, तो उसका दिमाग उस समय सबसे ज्यादा रिलैक्स महसूस कर रहा होता है। ऐसे में जब कोई बाहरी खतरा इस सुरक्षित रूटीन को अचानक तोड़ता है, तो उसका मनोवैज्ञानिक असर बहुत भयानक होता है। और वो रूटीन टूटा उस खौफनाक रात को। रात के करीब 2 बज रहे थे। आदित्य ने अपनी माँ को कॉल किया। रिपोर्ट में जो बात दर्ज है वो ये है कि आदित्य की आवाज बुरी तरह से कांप रही थी। उसने सिर्फ एक लाइन कही, माँ कोई मेरा पीछा कर रहा है, और फिर अचानक कॉल कट गया। बाप रे। उसके बाद वो फोन कभी दोबारा नेटवर्क पर नहीं आया। मुझे तो ये सोचकर ही ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी शांत बहती नदी में अचानक कोई अदृश्य भौर आ जाए और सब कुछ निगल ले। मैं सोच रही हूँ कि क्या आदित्य की आवाज में जो डर था वो किसी अचानक सामने आए खतरे का था, या कोई साया था जो काफी देर से उसका पीछा कर रहा था। देखिए, वो कुछ सेकंड का कॉल और उसके बाद का हमेशा के लिए पसर जाने वाला सन्नाटा, तकनीकी और मनोवैज्ञानिक दोनों ही स्तरों पर बहुत कुछ कहता है। मनोविज्ञान में इसे एक्यूट थ्रेट परसेप्शन कहते हैं। रात के 2 बजे जब इंसान अकेला होता है, तो उसकी इंद्रियां खतरे को लेकर अत्यधिक सतर्क हो जाती हैं। वो तो है। लेकिन यहाँ जो सबसे ध्यान देने वाली बात है, वो है फोन का कटना और फिर कभी चालू ना होना। यहाँ मैं थोड़ा तकनीकी पहलू समझना चाहूंगी। एक फोन के स्विच ऑफ होने और अचानक नेटवर्क से गायब हो जाने में क्या फर्क होता है? बहुत बड़ा फर्क है। जब फोन की बैटरी खत्म होती है या उसे सामान्य तरीके से स्विच ऑफ किया जाता है ना, तो फोन का सॉफ्टवेयर सेल टावर को एक डी रजिस्ट्रेशन सिग्नल भेजता है। मतलब फोन नेटवर्क को बताकर जाता है कि वो बंद हो रहा है। बिल्कुल सही। लेकिन जब कोई फोन अचानक टूट जाता है या उसे किसी भारी चीज से कुचल दिया जाता है, तो कोई सिग्नल नहीं जाता। नेटवर्क पर सिर्फ एक अचानक आया ब्लैकआउट दर्ज होता है। ओहो। आदित्य के केस में पुलिस को टेलीकॉम कंपनियों से जो कॉल डिटेल रिकॉर्ड मिला,
उसमें यही ब्लैकआउट था। ये इस बात का सीधा वैज्ञानिक प्रमाण था कि वो कॉल किसी तकनीकी खराबी से नहीं कटा था, बल्कि वहां एक हिंसक शारीरिक हमला हुआ था। मतलब जिसने भी आदित्य पर हमला किया उसने सबसे पहले कम्युनिकेशन को खत्म किया। ये कोई इत्तेफाक नहीं लगता। ऐसा लगता है जैसे पीछा करने वाले को बहुत अच्छे से पता था कि वो क्या कर रहा है। हाँ, जब किसी इंसान का सुरक्षित रूटीन इस तरह अचानक टूटता है तो ये अक्सर एक पूर्व नियोजित अपराध यानी प्री प्लान्ड क्राइम की तरफ पहला ठोस इशारा होता है। तो वो सिर्फ पीछा नहीं कर रहा था। नहीं, अपराधी शिकार को एक खास जगह पर ले जा रहा था जहां वो उस पर हावी हो सके। और इसी बात से हम अगली सुबह की उस भयानक तस्वीर पर पहुंचते हैं। जब आदित्य घर नहीं लौटता और उसका फोन लगातार बंद आता है तो परिवार पुलिस के पास पहुंचता है। पुलिस हरकत में आती है। उसी सेल टावर के आखिरी लोकेशन को ट्रैक किया जाता है। लास्ट पिंग। हाँ, और जो जगह सामने आती है वो शहर की भीड़-भाड़ से दूर एक बिल्कुल सुनसान और अंधेरी सड़क थी, जो कि एक बहुत ही क्लासिक क्राइम सीन की निशानी है। अपराधी हमेशा एक आइसोलेटेड जोन चुनता है जहां न कोई चश्मदीद हो और न ही तुरंत मदद पहुंच सके। पुलिस उस लोकेशन पर पहुंचती है। उन्हें वहां आदित्य की कार मिलती है। कार वहीं सड़क किनारे खड़ी है। उसका ड्राइवर साइड का दरवाजा पूरी तरह से खुला हुआ है। जब पुलिस अंदर झांकती है तो सीट पर खून के कुछ निशान मिलते हैं और वहीं फर्श पर आदित्य का वो मोबाइल फोन पड़ा है, बुरी तरह से टूटा हुआ, जिससे उसने वो आखिरी कॉल किया था। लेकिन आदित्य वहां नहीं था। बिल्कुल नहीं, वो पूरी तरह से गायब था। यहाँ से फोरेंसिक साइंस का काम शुरू होता है। कार का खुला दरवाजा और टूटा फोन तो एक हिंसक झड़प की कहानी कहते ही हैं, लेकिन सबसे बड़ा सुराग होता है वो खून के निशान। हाँ, पुलिस की जांच टीम ऐसे मामलों में ब्लड स्टेन पैटर्न एनालिसिस का इस्तेमाल करती है। खून सिर्फ एक धब्बा नहीं होता, वो अपने गिरने के तरीके से पूरी कहानी बयान करता है। इसे थोड़ा और विस्तार से समझाइए। खून के धब्बों से पुलिस को एग्जैक्टली क्या पता चलता है? देखिए, अगर खून की बूंदें बिल्कुल गोल हैं तो इसका मतलब है कि वो सीधे ऊपर से गिरी हैं, यानी व्यक्ति शायद खड़ा था या स्थिर था। लेकिन अगर खून के निशान किसी दिशा में खिंचे हुए हैं या उनके किनारे नुकीले हैं तो इसका मतलब है कि व्यक्ति उस दिशा में तेजी से मूव कर रहा था या संघर्ष कर रहा था। ओके। कार की सीट पर मिले खून के निशान साबित करते हैं कि आदित्य को पहली चोट कार के अंदर ही लगी थी और खुला दरवाजा बताता है कि वो अपनी जान बचाने के लिए अचानक बाहर भागा था। यहाँ तक तो सब कुछ एक टिपिकल क्राइम थ्रिलर जैसा लगता है। एक हमला, खून, टूटा फोन और एक लापता इंसान। बिल्कुल। लेकिन यहाँ से इस केस में एक ऐसा मोड़ आता है जो किसी भी तार्किक इंसान के दिमाग को सुन कर दे। पुलिस सिर्फ कार को देख के ही नहीं रुकती, वो उस पूरी सुनसान सड़क का मुआयना करती है और उन्हें कुछ दूरी पर लगा एक सीसीटीवी कैमरा मिलता है। और यही वो टर्निंग पॉइंट है। हाँ, पुलिस उस कैमरे का फुटेज निकालती है इस उम्मीद में कि शायद हमलावर की कोई तस्वीर मिल जाए। लेकिन उस वीडियो में आदित्य उस सुनसान सड़क पर बेतहाशा भागता हुआ दिखाई देता है। उसके चेहरे पर खौफ है। वो बार बार मुड़कर अपने पीछे देख रहा है, जैसे मौत उसके बिल्कुल करीब हो। लेकिन उस वीडियो के फ्रेम में आदित्य के पीछे कोई नहीं है। कोई भी नहीं। न कोई इंसान, न कोई गाड़ी, न कोई साया, सिर्फ एक खाली सुनसान सड़क। वो खाली हवा से भाग रहा था। ये वो बिंदु है जहां एक सीधी साधी पुलिस जांच एक गहरे मनोवैज्ञानिक और तार्किक विरोधाभास में उलझ जाती है। सही बात है। एक तरफ कार में मिला खून है जो एक ठोस शारीरिक हमले का प्रमाण है, और दूसरी तरफ ये फुटेज है जो बताता है कि पीछा करने वाला कोई था ही नहीं। एक मिनट, मतलब पुलिस तो भूतों या पैरानॉर्मल चीजों पर फाइल नहीं बनाती ना? तो फिर इस फुटेज का क्या मतलब है? मैं ये सोच रही हूँ कि क्या ये मुमकिन है कि जो भी आदित्य का पीछा कर रहा था वो इतना शातिर था कि वो कैमरे के ब्लाइंड स्पॉट का बहुत ही चालाकी से इस्तेमाल कर रहा हो? आपका ये सोचना बिल्कुल सही दिशा में है। एक पेशेवर जांचकर्ता भी सबसे पहले यही सोचेगा। हर कैमरे का एक फील्ड ऑफ व्यू यानी देखने का दायरा होता है। उसके बाहर जो भी जगह होती है उसे ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। अगर हम इसे एक उदाहरण से समझें तो ये किसी जादूगर के ध्यान भटकाने वाले खेल जैसा है। जादूगर आपसे कहता है कि आप उसके दाएं हाथ को देखें, जबकि सारा खेल बाएं हाथ के अंधेरे हिस्से में हो रहा होता है। तो क्या हमलावर को उस इलाके के कैमरों की सटीक जानकारी थी? अगर ये सच है तो इसका मतलब है कि अपराधी ने उस पूरे इलाके की पहले से रेकी की थी। उसने कैमरों की पोजीशन, उनके एंगल्स और उनके ब्लाइंड स्पॉट्स का पूरा एक नक्शा अपने दिमाग में बना रखा था। बाप रे, ये तो बहुत ही खौफनाक है। लेकिन वो खुद कैमरे की नजरों से बचा रहे।
ये एक बेहद ठंडे दिमाग से की गई बहुत ही प्रोफेशनल लेवल की साजिश की ओर इशारा करता है। लेकिन एक दूसरा पहलू भी तो हो सकता है ना, कार में खून मिला था, जिसका मतलब है आदित्य घायल था। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि सिर पर चोट लगने या खून बहने की वजह से वो किसी गहरे मानसिक आघात यानी शॉक में चला गया हो? आप हेलुसिनेशन की बात कर रही हैं? हाँ, मेरा मतलब है हमला शायद सिर्फ कार में हुआ था और जब आदित्य बाहर भागा तो असल में उसके पीछे कोई था ही नहीं, लेकिन उसके दिमाग को लग रहा था कि खतरा अभी भी उसके पीछे आ रहा है। ये एक बहुत ही मजबूत और दर्दनाक थ्योरी है। मेडिकल साइंस में इसे हाइपोवोलेमिक शॉक या गहरा ट्रॉमा कहते हैं। ओके। जब शरीर से खून बहता है या सिर पर गहरी चोट लगती है तो दिमाग का जो हिस्सा खतरे को प्रोसेस करता है वो ओवरड्राइव में चला जाता है। मतलब वो खतरे को बढ़ा चढ़ाकर देखने लगता है। बिल्कुल। उस वक्त इंसान का दिमाग उस आघात को बार बार रिप्ले करता है। फुटेज में आदित्य का बार बार पीछे मुड़कर देखना, हो सकता है वो किसी बाहरी इंसान को नहीं बल्कि अपने ही दिमाग में बैठे उस खौफ को देख रहा हो जो कार के अंदर उस पर हावी हुआ था। वो उस भयानक स्मृति से भाग रहा था। दोनों ही थ्योरीज अपनी जगह बहुत तर्क संगत लगती हैं, लेकिन पुलिस के लिए तो ये किसी बुरे सपने जैसा है ना? हाँ, पूरी तरह से। उनके पास एक क्राइम सीन है, एक पीड़ित है जो खाली सड़क पर भाग रहा है, खून है, लेकिन कोई हमलावर नहीं है। ये तो एक ऐसी भूल भुलैया है जहाँ हर रास्ता एक बंद दीवार पर जाके खत्म हो रहा है। बिल्कुल सही कहा। ऐसे विरोधाभासी सबूत जांच की दिशा को पूरी तरह से पंगु बना देते हैं। पुलिस किस चीज का पीछा करे? उस शाय का जो कैमरे की पकड़ में नहीं आया या उस खून का जिसका कोई शरीर नहीं मिल रहा? यहीं पर जांच एजेंसियां फोरेंसिक से हटकर विक्टिमोलॉजी यानी पीड़ित के जीवन के विश्लेषण पर उतर आती हैं। और रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने ठीक यही किया। जब क्राइम सीन से कोई सीधा जवाब नहीं मिला तो उन्होंने आदित्य की पूरी जिंदगी को एक माइक्रोस्कोप के नीचे रख दिया। उसके बैंक अकाउंट चेक किए होंगे। हाँ, उसके फोन का डेटा रिकवर करने की कोशिश की गई। दोस्तों और परिवार वालों से हफ्तों तक पूछताछ हुई। देखिए, पुलिस दरअसल एक मोटिव यानी अपराध का मकसद तलाश रही थी। अपराध विज्ञान का एक सीधा नियम है, अगर कोई अपराध अचानक गुस्से में नहीं हुआ है और एक सोची समझी साजिश है तो उसके पीछे कोई बहुत बड़ा कारण होना चाहिए। लेकिन यहाँ चौंकाने वाली बात यह है कि पुलिस को कुछ भी नहीं मिला। कोई छिपी हुई दुश्मनी नहीं, किसी के साथ कोई विवाद नहीं, पैसों का कोई भारी लेन देन या कर्ज नहीं। बिल्कुल क्लीन स्लेट। हाँ, आदित्य की जिंदगी बिल्कुल एक खुली किताब थी जिसमें कोई भी ऐसा पन्ना नहीं था जो इस भयानक घटना की वजह बन सके। जब किसी गंभीर अपराध में मोटिव गायब होता है ना तो वो केस सुलझने की संभावना 90% तक कम हो जाती है। 90%? हाँ, हत्या या अपहरण आमतौर पर 3 चीजों के लिए होते हैं: पैसा, प्यार या बदला। जब पीड़ित की जिंदगी में इन तीनों में से कोई भी ट्रिगर मौजूद ना हो तो पुलिस अंधेरे में तीर चलाने को मजबूर हो जाती है। बिना मकसद के अपराधी की प्रोफाइलिंग करना लगभग असंभव है। तो ऐसा लग रहा था जैसे ये केस हमेशा के लिए फाइलों में दफन हो जाएगा। लेकिन घटना के कुछ दिनों बाद इस घने अंधेरे में एक आखिरी सुराग मिलता है। वो घड़ी? जी, शहर के एक बिल्कुल दूसरे हिस्से में एक और सुनसान इलाके में पुलिस को आदित्य की घड़ी मिलती है। वही घड़ी जो उसने उस रात पहनी थी। इसके अलावा वहाँ कुछ नहीं था, बिल्कुल जैसे किसी ने एक ब्रेड क्रम्ब ट्रेल छोड़ दियो। और ये घड़ी, अगर इसका गहराई से विश्लेषण किया जाए तो इस पूरे केस का सबसे क्रूर और शातिर सुराग है। मतलब क्या ये मुमकिन नहीं है कि जब आदित्य भाग रहा था या संघर्ष कर रहा था तो उसकी घड़ी टूटकर गिर गई हो? ऐसा तभी संभव होता जब घड़ी उसी इलाके में मिलती जहां कार मिली थी। लेकिन घड़ी का किसी दूसरी दूरस्थ जगह पर मिलना एक बहुत ही खतरनाक मनोवैज्ञानिक खेल की तरफ इशारा करता है। कैसा खेल? फोरेंसिक साइकोलॉजी में इसे क्राइम सीन स्टेजिंग कहा जाता है। स्टेजिंग मतलब किसी ने जानबूझकर उस घड़ी को वहां रखा था, लेकिन क्यों? अपराधी क्राइम सीन को मुख्य रूप से 2 कारणों से स्टेज करते हैं। पहला अपनी पहचान छुपाने के लिए और दूसरा पुलिस की जांच की दिशा भटकाने के लिए। डिकॉय? बिल्कुल, इसे डायरेक्शनल डिकॉय कहते हैं। अगर ये सिर्फ एक साधारण अपहरण या हत्या होती तो अपराधी घटना को अंजाम देके तुरंत अंडरग्राउंड हो जाता। कोई भी अपराधी फालतू में पीड़ित के सबूतों को लेकर शहर में नहीं घूमता। तो इसका मतलब है कि अपराधी घटना के बाद भी पूरी तरह से शांत और सक्रिय था। हाँ, उसने आदित्य की घड़ी जानबूझकर उस दूसरी जगह पर फेंकी। वो चाहता था कि पुलिस को ये घड़ी मिले ताकि पुलिस भटक जाए। एग्जैक्टली। वो पुलिस के संसाधनों को, सर्च पार्टीज को क्राइम सीन से दूर एक नए इलाके में उलझाना चाहता था। ये साबित करता है कि अपराधी का दिमाग बहुत ही शांत, विश्लेषणात्मक और पुलिस की काम करने की प्रक्रिया से अच्छी तरह वाकिफ था। एक माइंड गेम, एक ऐसा खेल
जिसमें अपराधी ने खुद नियम बनाए और पुलिस बस उन नियमों पर चलने को मजबूर थी। और दुर्भाग्य से वो इस माइंड गेम में जीत भी गया, क्योंकि उस घड़ी के मिलने के बाद जांच पूरी तरह से ठंडी पड़ गई। पुलिस उसी इलाके में भटकती रही जहां घड़ी मिली थी, और असली सुराग शायद वक्त के साथ हमेशा के लिए मिट गए। सालों बीत गए हैं। ब्लैक पेज इंडिया की वो रिपोर्ट आज भी एक सवालिया निशान पर ही खत्म होती है। आज तक न तो आदित्य का कोई सुराग मिला, न ही किसी किडनैपर ने कभी फिरौती के लिए संपर्क किया। कोई हथियार नहीं, कोई बॉडी नहीं। ऐसा लगता है जैसे किसी ने एक चलती हुई फिल्म की रील को बीच से काट दिया हो। एक ऐसी फाइल जिस पर क्लोज्ड की मोहर भी नहीं लग सकती, क्योंकि कोई निष्कर्ष ही नहीं निकला। ये केस एक बहुत ही कड़वी सच्चाई को सामने लाता है। वो क्या? कि तकनीक और सर्वेलेंस के तमाम दावों के बावजूद इंसान का ज्ञान और उसका सिस्टम बहुत ही सीमित है। जब कोई अपराधी उस सिस्टम की खामियों को समझ लेता है, तो वो किसी भी इंसान को अस्तित्व के पन्नों से हमेशा के लिए गायब कर सकता है। और शायद यही इस केस का और इस पूरी चर्चा का सबसे विचलित कर देने वाला हिस्सा है। हाँ, कार में खून का मिलना डरावना है। रात के अंधेरे में वो आखिरी अधूरा कॉल और भी खौफनाक है। लेकिन जो बात रातों की नींद उड़ा देती है, वो कुछ और ही है। बिल्कुल। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हमें लगता है कि हम कभी अकेले नहीं हैं। हमारे फोन का जीपीएस हमें ट्रैक कर रहा है, सड़कों के कैमरास हमें देख रहे हैं, हमारी डिजिटल परछाई हमेशा हमारे साथ है। हमें एक झूठा एहसास है कि कोई भी हमें ऐसे ही नहीं मिटा सकता। लेकिन ऐसा नहीं है। नहीं, आदित्य के केस का वो सीसीटीवी फुटेज, वो खाली सड़क और वो बिना शरीर का खून एक बहुत ही भयानक सच बयान करते हैं। क्या सबसे ज्यादा डराने वाली बात वो अदृश्य